ऑर्गन कहाँ है, कैसा दिखता है ना, उसके एक्सटर्नल फीचर क्या है, रिलेशन क्या है, आगे पीछे क्या है, ये सभी चीजें जो है वो आपको एनाटॉमी में पढ़ना रहती है। फिजियोलॉजी आपने पढ़ी, इसमें आपको नॉर्मल फंक्शनिंग्स बताई गई है। भैया किडनी, एनाटॉमी बताई, किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है, दो पोल होते हैं, दो कर्वेचर होते हैं, दो सरफेस हैं, उससे यूरेटर निकलता है, ये हो गया, ये एनाटॉमी थी। ये नर्व सप्लाई करती है, आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। अब माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। सेकंड नंबर पे माइक है वो ऑफ कर लो। तो मैं बता रहा था कि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में आप लोगों ने लोकेशन क्या है ये समझा, रिलेशन समझे, फीचर समझे, सप्लाई समझे। अब फिजियोलॉजी में आपने किडनी समझी, एनाटॉमी में कैसी होती है, वो किडनी यूरिन कैसे बनाती है ये आपने सीखा। किससे किससे माइक ऑफ कर लो बेटा सभी लोग, ठीक है। तीसरी चीज जो थी वो फार्मेसी थी, जिसके अंदर हमने हर एक वो चीज जो रिलेटेड टू ड्रग होता है ना, ड्रग मतलब वो सब्सटेंस जो किसी भी हेल्थ को, फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता हो। भैया माइक ऑफ कर लो, ये तो मैं क्लास में ले पाऊंगा। ये वीडियो किसका ऑन है, ऑफ करो वीडियो। कौन है सर, आप कौन हैं? ये वीरेंद्र सिंह जी भाटी कौन है? आई डोंट थिंक सो कि वो स्टूडेंट है। ओके भैया, पिंकी माइक ऑफ करो। चलिए अब हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हमने पढ़े, सेकंड ईयर में आते हैं। सेकंड ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला एक सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी, माइक ऑफ करो आशीष। पैथोलॉजी मतलब हर वो चीज जो फिजियोलॉजी से डेविएट हो जाए। किडनी नॉर्मल यूरिन बना रही है तो फिजियोलॉजी है, यदि कोई जीएफआर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो पैथोलॉजी है ना। बीमारियां 3 लेवल पर होती है बेटा, इसी से हम लोग सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी भी करते हैं। एक मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें फंक्शनिंग ब्रेन की प्रॉब्लम है, यानी कि फंक्शनल डिसऑर्डर है ब्रेन का, ब्रेन का कोई टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है, फंक्शनिंग माइंड में ज्यादा टेंशन ले रहा हूँ, है ना, सटिया गया हूँ, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, हिस्टेरिया, तो दे आर मेंटल डिसऑर्डर, इनमें हाई पोटेंसी दी जाती है। दूसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता बट उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। एग्जांपल के लिए जीआईटी मूवमेंट फास्ट हो गई तो डायरिया हो गया, जीआईटी मूवमेंट स्लो हो गई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ये जो बीमारियां हैं वो आपको फिजियोलॉजी, इसमें मीडियम पोटेंसी लगती है। और एक ऐसी बीमारी जिसमें टिश्यू इन्वॉल्व है, जिसमें सेल्स इन्वॉल्व है, ये पैथोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल डिसऑर्डर के अलावा में पैथोलॉजी सब्जेक्ट के 2 हिस्से हैं, जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी का मतलब, पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिसीज, डिस इज, डिस्टर्ब्ड इज, कंफर्ट जो है हमारा वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि कंफर्ट डिस्टर्ब हो गया मतलब आप बीमार फील कर रहे हो, आपका जो फंक्शनिंग है, सेंसेशन है, वेल बीइंग है, वो डिस्टर्ब हो चुका है, दैट इज डिसीज। और इसकी स्टडी पैथोलॉजी कहलाती है। तो उसमें आपको हिस्टोलॉजिकल बीमारियां पढ़ना। जनरल मतलब ऐसी बीमारियां जो कहीं भी हो सकती है, शॉक पूरे शरीर में लगता है ना, हेमरेज कहीं भी हो सकता है, नेक्रोसिस शरीर में सेल की डेथ कहीं भी हो सकती है, गैंग्रीन सड़ा हुआ कोई हिस्सा शरीर का कहीं भी बन सकता है। तो दीज आर द जनरल पैथोलॉजी। एक होता है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। अब टॉन्सिलाइटिस कहीं तो नहीं होगा, सिर्फ यहीं होगा, अपेंडिसाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, मेनिंजाइटिस,
तो ये पर्टिकुलर एक जगह पे मिलेगी, सिस्टेमिक। एक सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, हर्ष मोहन की बुक है आपकी। दूसरा इसी रिलेटेड, इसी से एक्सटेंशन है इसी सब्जेक्ट का, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो उसमें हम लोग जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे जो इंसान को बीमार करते हैं और वो नेकेड आई से नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआस, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसमें भी क्राइटेरिया है, मैं बताऊंगा। मल्टीपल सेल्स हैं तो उनको हम पैरासाइट बोलते हैं, और भी दूसरी चीजें हैं उसमें डिफ्रेंशिएशन। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमको बैक्टीरिया और वायरस पढ़ना है। दूसरा एक सब्जेक्ट और है पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंदर हमको पैरासाइट्स पढ़ना है। पेट में कीड़े सुना होगा आप लोगों ने, एस्केरिस, राउंड वॉर्म। तो वो जो है मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से, अमीबिक पेचिस जिसमें दस्त लग जाते हैं, ब्लड आता है स्टूल में, तो ये सब अमीबिक डिसेंट्री, ये सब पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। मलेरिया से हमारा देश बहुत ग्रस्त है। उसी की अभी एक अच्छी दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो भारत में बहुत लैरिको के नाम से खूब बिकती थी, अब पूरा विश्व उसको इंपोर्ट कर रहा है। तो मलेरिया हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर एक सब्जेक्ट है एफएमटी, फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी। इसको मैं अभी आज स्टार्ट कर ही रहा हूँ तो थोड़ा बाद में लूंगा। एक सब्जेक्ट है मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका ऐसा कैसा, एमबीबीएस यदि आप करते तो उसमें एक सब्जेक्ट होता फार्मेकोलॉजी, यानी दवाई का सोर्स, दवाई की एक्शन, दवाई के साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशन, किसको दवाई नहीं खिलाना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इस दवाई के बाद में कौन सी दवाई अच्छा काम करेगी, इसके बाद कौन सी दवाई नहीं देना चाहिए। ये हर चीज दवाई की पावर, जो आपने ड्रग प्रूविंग पढ़ा भी था कि दवाई ये कर सकती है, तो दवाई के जो लक्षण होते हैं जिसके बेस पे दवाई सिलेक्ट की जाएगी, वो आपको पढ़ना होता मटेरिया मेडिका में। और यही सबसे बड़ा सार है होम्योपैथी का, क्योंकि हम लोग जो है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी सम्मान से सम्मान की चिकित्सा पे विश्वास रखते हैं। अभी आप लोग जो बिल्कुल सेकंड ईयर में जस्ट आए हो, है ना, तो उनको थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा कि यार सर हो क्या रहा है, क्या है। बट धीरे धीरे आप लाख दो लाख बार सुन लोगे चीजें, और 1-2 करोड़ बाद अपने मरीजों को बोल दोगे, तो पॉइंट इज डेट सब समझ में भी आ जाएगा, समझा भी लोगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हेनीमैन साहब जो, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन, वो बहुत जीनियस जर्मनी में हुए थे, बहुत जीनियस व्यक्ति थे। और 22-24 साल की उम्र की, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया। तो जीनियस स्कॉलर थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर एमडी भी कर लिया, तो और खतरनाक जीनियस हो गए। सोचो आज भी एमडी, एमबीबीएस एमडी ले लो, बीएचएमएस एमडी ले लो, इंडिया में बहुत वैल्यूबल है एमडी डॉक्टर या एमएस। सोचो 1770-80 की बात चल रही है, आज से 250 साल पहले की, तो कितनी जबरदस्त वैल्यू होगी, बहुत बड़ी बात। उस समय तो हमारे यहाँ लोगों ने दूसरी चौथी पास भी बहुत बड़े साइंटिस्ट कहलाते होंगे, तो उसने तो भाई ने एमडी कर मारा। तो जीनियस तो थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करी। उन्होंने देखा कि यार कॉन्स्टिपेशन वाला मेरा मरीज आ रहा है, उसको मैं डायरिया करवा रहा हूँ, डायरिया वाले को जीआईटी मूवमेंट कम करवा के स्फिंक्टर को रिलैक्स ना करवाते मैं कॉन्स्टिपेशन करवा रहा हूँ, है ना। ये बुखार आ रहा है तो मैं ये ऐसा केमिकल दे रहा हूँ जिससे वो जो केमिकल है वो एंटीडोट करके वो प्रोस्टाग्लैंडिन कम करके बुखार उतार रहे हैं। ये है क्या, पेन हो रहा है मान लो पेट में, इंटेस्टाइन में, मैं उस पर इलाज नहीं कर रहा हूँ, मैं पेन महसूस नहीं करवा रहा हूँ बस। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हमने तो बीमारी पे अटैक की, हमने तो बीमारी वाले हिस्से पे अटैक ही नहीं किया, है ना। वीडियो ऑफ करो। तो हेनीमैन जी ने 1780-82 की बात है, एमबीबीएस एमडी करने के 2-3 साल 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ दी, क्योंकि उनको इनके सिद्धांत बिल्कुल नहीं जमे, सिद्धांत है ही नहीं। और दस्त वाले को कॉन्स्टिपेशन करा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले को दस्त लगवा रहे हैं, उल्टा ऐसा चल रहा था, बस नेचर के अगेंस्ट थे। तो एनीमैन जी का दिमाग घूम गया और उन्होंने बोला यार मेरे को 5-6 लैंग्वेज का नॉलेज है, हिब्रू और जर्मन, इंग्लिश वगैरह वगैरह, फ्रेंच वगैरह, तो मैं बुक्स ट्रांसलेट करता हूँ, मेरा काम धाम तो चल ही जाएगा, मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा एमबीबीएस एलोपैथी वक्त। इस भी 1790 में डॉक्टर कुलेन, जो कि ब्रिटेन के एक डॉक्टर थे, इंग्लिश में उनकी एक बुक थी कुलेंस मटेरिया मेडिका,
उसमें एक लाइन लिखी थी जिसको इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेट कर रहे थे डॉक्टर एनीमैन। सन 1790 की बात है। तो क्या हुआ कि एनीमैन जी ने एक लाइन पढ़ी कुलेंस की मैथमेटिका में कि सिंकोना, जो कि कुनेन होता है, हमारे इंडिया में भी खूब उगता है कुनेन, उसकी छाल का कड़वा पानी पिएंगे तो भैया मलेरिया ठीक हो जाएगा। और सोचो, मलेरिया 1790 की बात चल रही है भैया, इतना जानलेवा था क्योंकि 1905 में रॉबर्ट रॉस को नोबेल प्राइज मिला था ये बताने के लिए कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है, 1905। और हम अभी किस सन की बात कर रहे हैं, 1790। यानी 115 साल पहले मलेरिया कैसा होता था, क्या होता था उस समय अपनी इंडिया में लोग क्या बोलते थे, अरे भगवान का प्रकोप है, अरे भगवान का श्राप है, अरे वो इनने श्राप दे दिया वही था। तो मलेरिया की तो हमारी औकात ही नहीं थी है पता करने की कि भैया कौन प्लाज्मोडियम, क्या एंटी मलेरियल ड्रग। बहुत जानलेवा था मलेरिया, हुआ कि बेचारे लोग मर जाते थे, ये स्थिति थी। मोहम्मद मुजाहिद, बेटा माइक ऑफ करो। तो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ी सी होम्योपैथी की। तो हैनीमैन साहब ने 1790 में ये बात सुनी तो उनका दिमाग घूम गया कि जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि अरे मैंने एक बढ़िया हींग, इलायची, काली मिर्च का एक बेहतरीन पेस्ट बनाया है, एक दिन में वेंटिलेटर वाला कोरोना मरीज भी ठीक हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर हो गए पागल आप तो, है ना, यही बोलोगे। या मैं बोलूँ अरे एड्स, ये मैं एक काढ़ा बनाऊंगा, एड्स यूं 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कैंसर, लास्ट स्टेज है कैंसर में भी एक गोली में ठीक कर दूंगा, तो आप तो मुझे पागल समझोगे। उस समय 1790 में एनीमैन जी की यही स्थिति थी। बोले ओ कुलेन साहब, बोले क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये छाल वाल के पानी से साला के ठीक होता है, हमने फोकट ही एमडी कर लिया बेवकूफ जैसे। तो उसने बोला, कुलेन ने स्ट्रिक्टली कि भाई एनीमैन तेरे को बुक ट्रांसलेट करना है जर्मन टू इंग्लिश, तू कर, फोकट ज्ञान मत लगा, लेकिन ऐसा सही है, ये बिल्कुल सही है ना। बहुत सारे एमबीबीएस एलोपैथ लोगों को लगता होगा अरे आर्सेनिक एल्बम क्या बेवकूफ बना रहे हैं, अरे कैंपर से क्या ठीक हो रही है क्या, लोग सीपीआर 200 का छिड़का हो के लोग ठीक हो रहे हैं बहुत सारे। तो लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता तो है। खैर आगे बात करते हैं। तो बुक ट्रांसलेट करते करते उनका दिमाग घूम गया, बोले यार क्या झूठ बोल रहे साला, मुझे ट्रांसलेट भी करना पड़ रही है। उन्होंने जोश जोश में वो काढ़ा जो है सिंकोना का पेड़ का छाल का पानी वो पी लिया, और उनको भी विश्वास नहीं हुआ, हमें भी विश्वास नहीं हुआ। उनको मलेरिया जैसे सिम्टम आने लग गए, एक दिन छोड़ के बुखार आना, बॉडी एक होना, बेहतरीन चिल ठंड दे के बुखार आ रहा है, कपकपी हो रही है। अब हेनीमैन ने बोला साला ये तो डिप्टो मलेरिया है यार। तो हेनीमैन जी ने एक चीज समझी कि साला मैं स्वस्थ था, मैंने जूस पिया, सिंकोना का काढ़ा पिया, छाल का पानी पिया, मुझे मलेरिया हो गया। अब वो डॉक्टर तो थे, 2 4 5 लोग भटकते भटकते आ ही गए होंगे, मलेरिया वाले एमडी डॉक्टर थे। तो बोले यार एनीमैन जी, यार ये मलेरिया हो रहा है, थोड़ा देखोगे हो जाए इलाज तो उन्होंने वो 10 को वो काढ़ा पिला दिया सिंकोना वाला, जो उन्होंने बनाया था खुद भी। तो 10 में से उनको फिर विश्वास नहीं हुआ, 7 से 8 मरीज ठीक हो गए। और यही टर्निंग पॉइंट हो गया हमारी लाइफ का भी, आपकी लाइफ का भी और सबका, कि उनके दिमाग में घंटी बज गई, बाबा ये होम्योपैथी जैसी कोई चीज है। क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला कि यार मैं स्वस्थ था, मैंने ये जूस पिया तो मेरे को बीमारी हो गई, यानी डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर। और वही वही जो जिसने मेरे को मलेरिया कराया था, वही काढ़ा मैंने पिया और वो मलेरिया ठीक भी कर रहा बीमारों का। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर इज डिसीज क्योरिंग पावर। जो चीजें बीमारी पैदा कर सकती है वो चीजें बीमारी स्वस्थ भी कर सकती है। वो इस कॉन्सेप्ट पे आए। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला कि यार मैंने अब मैं और दूसरे भी 2 5 10 जूस पीऊंगा। उन्होंने बहुत सारा जूस पिया, उन्होंने रेत को पोटेंटाइज कर लिया, नमक को पोटेंटाइज किया, रेत को पोटेंटाइज करके सैलिशिया बनाई, नमक को पोटेंटाइज करके नेट्रम म्यूर बनाया, है ना, केलेंडुला गेंदे के फूल से बना लिया, विद्या के पौधे से थूजा बना लिया, मधुमक्खी से एपिस मेलेविका बना ली। और वो लोगों को, स्वस्थ लोगों को उन्होंने खिलाई। जो लक्षण उन्होंने लिए ड्रग प्रूविंग में, वो लक्षण जिस बुक में लिखे थे वो थी मटेरिया मेडिका। इसमें उनको 6 साल लगे। तो होम्योपैथी का बर्थ ईयर 1796 कहलाता है। क्लियर है। तो ये मटेरिया मेडिका था। मैं जो आपको मटेरिया मेडिका सब्जेक्ट की बात कर रहा था ना, वो ये है। इसमें आपको लक्षण पढ़ना रहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको सेकंड ईयर में। लक्षण पढ़ो और फिर वो लक्षण आपके मरीजों में ढूंढो। तो सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर हो गए।
ड्रग प्रूविंग के दौरान जो लक्षण आए उस तरह के सिमिलर लक्षण आप अपने मरीजों में ढूंढो, यदि वो मिलता है तो व्यक्ति ठीक हो जाए। ये होम्योपैथी है, सिमिलर सफरिंग होम्योपैथी। मुझे नहीं लगता आप में से बहुत सारे लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करेंगे, बट यदि करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपके जिंदगी भर जहन में रहना पड़ेगा कि जो ड्रग प्रूविंग में लक्षण आए वो मेरे मरीज में आ रहे हैं क्या, हाँ तो दवाई दो, ठीक हो जाएगा। और मैच नहीं हो रहे हैं तो बीमार ठीक नहीं होगा। और आपने सुना भी होगा कि होम्योपैथी धीमे काम करती है, ये बकवास है। होम्योपैथ धीमे काम करता क्योंकि वो सही दवाई नहीं चूज कर पाता, उसे समझ में नहीं आती कि दवाई कौन सी सही है। क्योंकि मैं आपको जब मटेरियल पढ़ाऊंगा तो आप पगला जाओगे कि यार सर हर दवाई में तो कॉन्स्टिपेशन है, हर दवाई में तो डायरिया है, हर दवाई में तो हेडेक है, हर दवाई में तो कफ है, हर दवाई में तो ये है। तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत बड़ी बात, तो वो हम समझेंगे, सीखेंगे भी। ये मटेरिया मेडिका का चौथा सब्जेक्ट है। पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मटेरिया। एक होता है ऑर्गेनॉन। हैनीमैन जी ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, दूसरी विधि की क्या बुराइयां हैं, हमारी विधि की क्या अच्छाइयां होम्योपैथी की, उसके लिए एक बुक लिखी जिससे उनके मरने के बाद भी लोग होम्योपैथी को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। सिद्धांत लिखे, कैसे दवाई सिलेक्ट करें, कैसे पोटेंस सिलेक्ट करें, इन सब के बारे में जानकारी। एक बुक लिखी जिसका नाम है ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन का मतलब था फिलोसॉफी। हैनीमैन जी का जो भी सोच था कि हम ऐसे ऐसे दवाई देके ऐसे ठीक करते हैं, हमारी होम्योपैथी ऐसी अच्छी है, एलोपैथी में ये बुराइयां हैं, आइसोपैथी में वो भी बुराई है, तो वो सब चीजें ऑर्गेनॉन में लिखी गई। नाउ ये सब्जेक्ट है। अब मैं आता हूं जो मुझे स्टार्ट करना है आज, FMT, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। सो सबसे पहले मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। तो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉइजन। इन इस तरह से तैयार, मतलब पॉइजन की स्टडी करना कि हमें लॉ में क्या यूजफुल है, लॉ में क्या इंप्लीमेंटेशन है, इसको बोलते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को ही हम FMT बोलते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है जहर विज्ञान की स्टडी करना, बट वो स्टडी लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं इसमें सब नियम कायदे कानून हैं कि डॉक्टर को ये नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को वो करना चाहिए, कोर्ट्स क्या होती है, तारीख क्या होती है, समन क्या होती है, कंडक्ट मनी, खर्चा पानी क्या होता है यदि आपको कोर्ट में कोई गवाही देने जाना है तो, है ना। बहुत सारी बातें करेंगे। फोरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फोरेंसिक का मतलब होता है हर मेडिकल साइंस का लॉ में क्या इंप्लीमेंटेशन है। फोरेंसिक मेडिसिन मीन्स implementation of medical science in terms of law। मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं कि जैसे यहाँ मान लो कि डेथ हो गई है ना किसी व्यक्ति की, ठीक है, मर गया, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, मर गया। फिर डॉक्टर को बुलाया कि भैया देखो जरा क्या हुआ, अरे मरा क्यों, पोस्टमार्टम करा या नहीं करा, वॉट एवर, बॉडी को देखा तो बोले यार यहाँ तो इनको गोली लगी हुई है। ठीक, तो ये भी लगभग तय हुआ कि गोली से मरा होगा, है ना। फिर वो पोस्टमार्टम करेंगे तो और मालूम पड़ जाएगा। फोरेंसिक क्या बोलेगी, फोरेंसिक जो मेडिकल साइंस है वो इसी से लॉ में इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एज अ डॉक्टर या एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट व्यक्ति समझेगा कि किस नंबर के बुलेट से गोली लगी है। बुलेट्स की स्टडी करने वाले को बेलास्टिक एक्सपर्ट बोलते। तो उनने बोला भैया ये 18 mm की गोली इसे लगी है, इसकी मौत हुई है। तो भैया जैसे इंदौर में किसी की मौत हुई है तो पता कर लो 18 mm में कितने लोगों के पास 18 mm की बोर वाली गोलियां हैं या रिवॉल्वर है या इस तरह की बंदूक। एक तो ये हो गया। दूसरा, गोली लगी, घुसी और गोली बाहर निकल गई तो एक वुंड बनता है एंट्री वुंड और एक वुंड बनेगा एग्जिट वुंड। एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड। तो डॉक्टर या फोरेंसिक एक्सपर्ट बताएगा कि इधर से गोली लगी और इधर से गोली निकली। अब इससे क्या संबंध है, इससे यह संबंध है कि डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगी कि व्यक्ति ने गोली कहां से चलाई। फिर एंगल मालूम पड़ जाएगा कि भैया यहां से लगी नहीं यहां से निकली, इसमें 45 डिग्री का एंगल है, मतलब ये थर्ड फ्लोर पे जो थर्ड फ्लोर की जो आपको वो दिख रही है बोले तो बिल्डिंग, वहां से गोली चली होगी। बड़ा ऑब्वियस सी बात है। एक चीज,
अब वो गोली की इंटेंसिटी वुंड पर भी डिपेंड करता है, कितनी बड़ी कितनी स्पीड से गोली लगी है। तो हम बता सकते हैं कि यार इतनी दूर से वाली जो बिल्डिंग दिख रही है वहां से गोली चली है। इतना काम था मेडिकल साइंस का। उन्होंने वुंड ऑफ एंट्री बताया, उसने वुंड ऑफ एग्जिट बताया, उसने वुंड के घाव को देख के बताया कितने मिलीमीटर कितनी एमएम की गोली लगी है, वुंड की इंटेंसिटी समझ के भैया इतनी दूर से गोली चली होगी। इतना बता दिया किसने, मेडिकल साइंस ने। अब मेडिकल साइंस ने इतना बता दिया गोली कहाँ से चली, कितनी दूर से चली, कितने एमएम की चली, इधर से लग के इधर से निकली, ये सब मेडिकल साइंस ने बताया। अब लॉ का काम है, लॉ का काम है कि भैया वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक करे कि थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है, वहां उस समय कौन था, और वो दया और तुम्हारे कौन एसीपी प्रद्युमन वद्युमन दो दो झापट मारेंगे तो बता देंगे कि भैया हाँ हमने गोली मारी। तो लॉ का यूज हुआ, लॉ, मेडिकल साइंस का यूज हुआ लॉ में। ये है फॉरेंसिक मेडिसिन। और एग्जाम्पल बताता हूं, जब ये निर्भया कांड हुआ था आप सब जानते हो दिल्ली में, तो हरियाणा की एक लड़की थी, उसने अपने प्रेमी के साथ में एक थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ, क्राइम पेट्रोल में आया भी था कि वो जो प्रेमी था उस लड़की का, नर्स थी लड़की, लड़का भी, तो उन्होंने, वो शादीशुदा था लड़का, तो उसकी पत्नी के जो परिवार वाले हैं वो इसको धमकाते थे कि तू भैया हमारी बच्ची को अच्छा नहीं लगता है ये वो, और उसने अपनी बीवी को मारने का प्रयास भी करा, उस वजह से उसको जेल हो गई। तो फिर उसने उसकी प्रेमी के साथ में एक एक पिक्चर यानी एक जाल बुना, एक कोशिश करी, लेकिन लेकिन नहीं है, क्योंकि वर्जिनिटी ही ब्रेक नहीं हुई थी, इंटरकोर्स ही नहीं हुआ था। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि रेप तो इम्पॉसिबल है। तो मेडिकल साइंस की हेल्प से ये डिसाइड हुआ कि इसका रेप ही नहीं हुआ। तो फर्दर आगे केस, गुनाहगार कौन, क्या, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। मेडिकल साइंस का ये यूज है किसके अंदर, फोरेंसिक। और ले लो, बहुत सारे लोग एरोप्लेन में है, एरोप्लेन आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं कि भैया उसमें से एक खली सांप थे 7.5 फीट के, तो देख लो 7.5 फीट का जो भी व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई कौन है, वो खली सांप। तो आप सोचोगे सर ये बॉडी को पहचानना क्यों जरूरी है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, यदि कोई डेड बॉडी है, उसको आप पहचान नहीं पाए, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो क्या उसका कातिल आप पकड़ सकते हो, हाँ या ना, सोच के बताओ, सोच लो 2 मिनट और बताओ। कोई डेड बॉडी XYZ जिसको आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि ये व्यक्ति कौन है, क्या उसके कातिल को आप पकड़ सकते हो, सोचो और बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। पकड़ा जाएगा सर। कैसे? डीएनए टेस्ट। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, डीएनए टेस्ट भी आइडेंटिफिकेशन ही है। डीएनए टेस्ट करके मालूम कर लिया ना तुमने कि यार ये व्यक्ति कौन है, तो आइडेंटिफाई हो गया ना। डीएनए टेस्ट, फिंगर प्रिंटिंग, टेटू, हाइट, हेल्थ, बालों की स्टाइल, कोई स्कार मार्क, कोई मोल वोल, है ना, कोई डिफॉर्मिटी की मेरी 6 उंगलियां हैं ऋतिक रोशन, ये सब आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं। यही तो, इनसे पहचान लेंगे, पहचान लिया तो फिर पकड़ा जाएगा। नहीं पहचानने के अलावा बताओ मुझे कि आप उसको नहीं पहचान पा रहे हो, डीएनए टेस्ट करके क्या कर लेगा तू मुझे बता। किसी का डीएनए आज तक मैप ही नहीं हुआ, उसके माँ बाप का डीएनए ही नहीं है आपके पास, तो डीएनए क्या हवा में, डीएनए दिख गया, अब कौन है ये बताओ, ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा। कोई उसका पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, कोई मेडिकल में उसका रिकॉर्ड नहीं डीएनए का, कैसे मालूम पड़ेगा कि डीएनए में कौन है ये व्यक्ति, हवा में थोड़ी नहीं होता। तो फिर इम्पॉसिबल है, सोचते रहना आज दिन भर रात भर। यदि कोई व्यक्ति नहीं पहचान में आ रहा है तो किससे किससे पूछताछ करोगे कि भैया इनके पड़ोसी अड़ोसी से, क्या इनके पति पत्नी में झगड़ा था क्या, किसी कोई दुश्मन थे क्या, किसकी कॉल डिटेल निकालोगे, किसकी हिस्ट्री लोगे, इम्पॉसिबल है। कोई व्यक्ति आके बोल दे कि ये व्यक्ति है ना मैंने इसको मारा तो पॉसिबल है, नहीं तो इम्पॉसिबल। तो आइडेंटिफिकेशन में भी मेडिकल साइंस रोल प्ले करता है, और आपने उसको पहचान लिया, फिर पुलिस का काम है
वो कॉल डिटेल निकाले, वो सब करे। क्लियर है? और एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक व्यक्ति अपने घर में कमरे में मरा हुआ मिला, ठीक है। आप बोले यार भैया डॉक्टर साहब को बुलाओ यार, फोरेंसिक एक्सपर्ट को, है ना। आप सीआईडी देखते हो, सोनी टीवी वाला, वो एसीपी क्या नहीं, वो एक डॉक्टर सालू के हैं, फ्रेंच कट वाले, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो उनको हर बार बुलाया जाता, भाई तू बता यार पोस्टमार्टम करके क्या हुआ है, ये वो या जो भी है। तो अब वो डेड बॉडी को रूम जो भी कमरे वमरे में जहां भी मिली वहां ढूंढा, और पता करा कि ये भैया यार डॉक्टर ने बोला कि भैया इसने सल्फास खाया है, और पोस्टमार्टम में सल्फास इसकी मौत की वजह है। तो डॉक्टर की इतनी जरूरत थी ये बता कर दे कि ये सल्फास से मरा। यहाँ पर मेडिकल साइंस का काम खत्म हो गया। आप सल्फास मालूम पड़े सल्फास खाया है, वो उस व्यक्ति ने, जैसे मान लो विजयनगर में कोई मरा, तो अब पुलिस का क्या काम है, ये पता करना कि सल्फास कहाँ कहाँ मिलता है। मान लो विजयनगर में 3 जगह सल्फास मिलता है, तीनों के सीसीटीवी कैमरे देखे पिछले 10 दिनों के, 5 दिनों के, तो किसी एक दुकान पे मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति मरा है वही सल्फास लेने 4 दिन पहले आया और उसने खा लिया है। इसका मतलब ये आत्महत्या है। और उस व्यक्ति का जो मरा है उसका रूममेट, उसका दोस्त या उसका पति या उसकी बीवी वो सल्फास लेके गई है और यह व्यक्ति मरा है, तो वो हत्या है। अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी आप सुन रहे होंगे कि कुर्सी थी नहीं, लटका कैसे, बॉडी को नीचे कौन लाया, या जख्म कैसे आ गया, है ना, लिगेचर ऐसा कैसे नहीं बना। ढेरों बातें हैं, ये सब फॉरेंसिक वाले सब समझेंगे। और फिर वो कोई लोग बोल रहे हो कि यार मार डाला होगा फिर टांग दिया होगा, उसमें भी अंतर आ जाता है। लिगेचर मार्क वगैरह मैं सब पढ़ाऊंगा। फॉरेंसिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आपको डॉक्टरी करना भी है अच्छे से तो इन सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया थोड़ा सब्जेक्ट। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी मतलब हर वो मेडिकल साइंस, मेडिकल नॉलेज जिसकी जरूरत लॉ में यूज होता है, लॉ में पड़ती है। रेप हुआ कि नहीं हुआ कौन बताएगा? डॉक्टर। अरे यार ये मर गया, कैसे मरा, कॉज ऑफ डेथ कौन बताएगा पोस्टमार्टम करके? डॉक्टर। अरे मरा कब साहब ये बता दो कम से कम, हम उस समय के आगे नंबर, मोबाइल नंबर स्कैन कर लेंगे। ये भी कौन बताएगा? डॉक्टर। अरे ये मरा कौन है साहब, आइडेंटिफाई बताओ थोड़ा सा, डीएनए कौन करेगा? किराना दुकान वाला? डॉक्टर। तो ये सभी चीजें मेडिकल साइंस है। जहर कौन सा खाया? डॉक्टर ने बताई। गोली कहाँ से चली, कहाँ निकली, ये सभी चीजें डॉक्टर बताएगा, मेडिकल साइंस बताएगा। वो लॉ में इंप्लीमेंट होता है, दैट इज फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब इसके 3 हिस्से होते हैं। ज्यूरिस्ट जो 20 मार्क्स में आती है, फोरेंसिक जो 40 नंबर में आती है, और 40 नंबर में आती है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा ज्यूरिस्ट, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा बोरिंग भी है, बट चलेगा, थोड़ा छोटा ही है, 2-4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। वो पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगा फॉरेंसिक, और इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगा टॉक्सिकोलॉजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और अब आप जितने भी सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में है वो सब प्रैक्टिकल हैं। पैथोलॉजी में आपको बीमारियां पढ़ना है, फॉरेंसिक में आपको कानून कायदे, डॉक्टरों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब है ना। मटेरिया ऑर्गेनॉन में आप दवाई कैसे सिलेक्ट करोगे उसका ज्ञान है। तो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया वायरस क्या, एंटीबायोटिक देना, इसका ज्ञान है। तो ये अब सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एनॉट, फिजियो, फार्मेसी, ये सब कचरे थे, ये बेसिक ज्ञान के लिए थे। इतना क्लिनिक पे कोई यूज नहीं है। कोई आपको फिमोरल ट्रेंगल नहीं पूछता क्लिनिक पे, कोई आपको, है ना, दूसरी ब्रेन के नॉट भी नहीं पूछेगा। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं इनका क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब से डॉक्टर बनने वाले चीजें चालू होगी। ठीक है, तो समझना पड़ेगा, रटने वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। तो मैं सबसे पहला स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1। ये पढ़ना नहीं है बट मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है एफएमटी का? तो मेडिसिन एंड लॉ वर वेज्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। मेडिसिन यानी हमारा डॉक्टरी ज्ञान, और लॉ यानी कानून, ये बहुत सालों पहले से आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक दूसरे की जरूरत है। और लॉ को मेडिकल साइंस की बहुत जरूरत पड़ती है। यदि पोस्टमार्टम डॉक्टर गलत कर देना तो उसका कातिल जिंदगी भर नहीं पकड़ा जाएगा, जिंदगी भर। ठीक है, तो ये जैसे अभी मान लो सुशांत सिंह की हत्या हुई है, मान लो कि उसका गला घोट के या कहीं और किसी तरह से उसको जहर दे के मार डाला, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया कि भैया हाँ हैंगिंग है, खुद नहीं फांसी लगाई है, तो गेम ही खत्म हो जाएगा।
कभी कातिल को नहीं पहचान पाएंगे। तो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर की बनाई थोड़ी बहुत, पैसा ले दे के। आप लोगों ने सुनंदा पुष्कर नाम के एक ये जो शशि थरूर है, कांग्रेस का मिनिस्टर था, उनकी वाइफ थी, वो दिल्ली में सडनली होटल में मरी हुई पाई गई। कौन सा जहर दिया आज तक एम्स वाले नहीं बता पाए, और पोस्टमार्टम में पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि ये मरे क्यों। अब यही नहीं मालूम पड़ रहा कि सुनंदा पुष्कर मरी क्यों, तो उसे कातिल को आज तक नहीं पकड़ पाए। यदि मालूम पड़ जाता कि सल्फास खाया तो ढूंढ लेते, ये जहर खाया तो ढूंढ लेते, बट कॉज ऑफ डेथ ही नहीं मालूम। तो डॉक्टर का यहाँ पे रोल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 4000 3000 बिफोर क्राइस्ट तब से फॉरेंसिक और डॉक्टरी साइंस और लॉ का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। मुझे इसको बताने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 पे आइए, यहीं से चालू होती है आपकी चीजें। डॉक्टर एंड लॉ। एज पर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसेस applicable to all criminal proceeding in the India in contained in Criminal Procedure Code यानी IPC। Do you know IPC? इंडियन पिनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता। धारा 144, धारा 375, धारा 14, धारा वो ने जो धाराएं बोलते हैं ना, ये इंडियन पिनल कोड होती है, आईपीसी क्रिमिनल, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कोर्ट कितनी है, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द केस, दो वैरायटी की कोर्ट्स होती है, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। किसी का हत्या हो गई, अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, या आत्महत्या है, या जेल में किसी की मृत्यु हो गई, या फिर बोलना चाहिए कि ऐसा इस तरह मारा है कि जानलेवा अटैक हुआ है किसी पे, है ना, इसको ग्रेवियस हर्ट बोलते हैं, पढ़ाऊंगा पीछे। तो ये सब, या रेप हुआ है ना, ये सब क्रिमिनल केसेस है, क्रिमिनल। और मानहानि का केस, मेरी जमीन 2 इंच इधर हो गई उधर हो गई, खेत में मेरा ये इतना है, पैसे का लेन देन, चेक बाउंस का केस, ये सब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम ऑथोरिटी कोर्ट है हमारे देश की, जिस जो न्यू दिल्ली हमारे देश की राजधानी में सिचुएटेड है, और ये सारे नियम पास करती है, सारी सजाएं दे सकती है। लेकिन ये कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, यानी जनरली आप कोई भी केस लगाएंगे तो डायरेक्टली सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता, कुछ कुछ लगते हैं, मना नहीं कर रहा, बट हर केस को आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते। तुमने मेरे को चिल्ला दिया, झगड़ा कर लिया, है ना, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मानहानि केस नहीं लगा सकता। मेरा और मेरे पड़ोसी का जमीन में केस चल रहा है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगा सकता। बट हाँ, लग सकते हैं केस, किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, या कोई बहुत बड़े नेता वेता पे कुछ केस चल रहे हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है वो ये कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो लॉ बनाती है उसको भी ये क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को आदेश दे सकते हैं कि भैया आपने गलत किया है, आपको इस कानून को बदलना चाहिए। फिर वो गवर्नमेंट बदले नहीं बदले वो उसका मैटर है ना। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ऑथोरिटी कोर्ट है, ठीक है, और फांसी वांसी सब सजा दे सकता है। नेक्स्ट फिर होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसी भी राज्य में एक होती है जनरली, और वो किसी भी राज्य की राजधानी में होती है, और ये भी सारे सेंटेंस पास कर सकती है, फांसी वासी सब। लेकिन ये किसी भी भारत सरकार की पॉलिसीज को रेक्टिफाई नहीं कर सकती। केस चल सकता है इसमें, लेकिन ये कमेंट नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। कानून बनाने का काम भी किसका, सुप्रीम कोर्ट का। उस कानून को फॉलो कौन करता है, हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ अपीलिंग होता है, जनरली लोग अपील करते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट में, है ना, बोले हाई कोर्ट में देख लेंगे तुमको हम। तो इसमें 2 अपवाद है। मैंने बोला कि हर राज्य में एक कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, लेकिन यूपी में 2 है, लखनऊ और इलाहाबाद, 2 हाई कोर्ट है, क्योंकि बड़ा है। दूसरा, हर राज्य की राजधानी में ये हाई कोर्ट होना चाहिए,
लेकिन एमपी अपवाद है। एमपी में हाई कोर्ट कहाँ होना चाहिए कायदे से? बताओ कहाँ होना चाहिए? इंदौर। भोपाल। भोपाल में होना चाहिए। भोपाल में है। भोपाल में होना चाहिए, बट है कहाँ? इंदौर, जबलपुर, जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर। ये ब्रांचेज है हाई कोर्ट की कि यार वो इंदौर हाई कोर्ट, भोपाल हाई कोर्ट, ये सब उसकी ब्रांचेज है। मेन जो है ना, जहाँ यूनिवर्सिटी ना एमपीएमएसयू, वही कोर्ट है जबलपुर कोर्ट, रियल कोर्ट वही है। बाकी तो सब ब्रांचेस है ना। इंदौर में भी हाई कोर्ट है रीगल चौराहे पे, बट वो हाई कोर्ट ब्रांच वो जबलपुर कोर्ट ही कहलाता है। क्लियर है? तो ये दो अपवाद है, बाकी सब जगह राजधानी में ही है। और बोले तो एक ही कोर्ट है। एक और लफड़ा है, पंजाब और चंडीगढ़ का कॉमन क्या है? चंडीगढ़ जो है वो बोले पंजाब और हरियाणा का कॉमन जो है वो चंडीगढ़ कोर्ट दोनों राज्यों का हाई कोर्ट है, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अलग से देखना पड़ेगा। तो ये कुछ अपवाद है, बाकी सब सही है। क्लियर है? तीसरा कोर्ट आता है सेशन कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, जिलों में रहता है। इंदौर जिला, उज्जैन जिला, देवास जिला, धार जिला, सीहोर जिला। जिला कोर्ट जिसको बोलते हैं, जिला न्यायाधीश, सेशन कोर्ट है ना। और बता दूं, ये भी सारे सेंटेंस पास कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी। फांसी की सजा सेशन कोर्ट वाला जज नहीं देता। यदि उसको देना हो तो उसको हाई कोर्ट वाले जज को अपने कोर्ट में बुलाना पड़ेगा कि भैया इतना गंभीर केस है साहब, 4-8 मर्डर कर दिए बिल्कुल सामने सामने, तो इसको तो फांसी दो। तो फिर हाई कोर्ट वाले को बुलाओ और फिर वो बोलेगा हाँ चलो दे दो यार, तो हो सकता नहीं तो सेशन कोर्ट फांसी सजा नहीं दे सकता। उम्र कैद 7 साल, 4 साल, 3 साल, ये पेनल्टी वो पेनल्टी, ये अर्थदंड, ये फाइन, वो हो सकता, लेकिन फांसी की सजा नहीं दे सकता। फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट। यह हर तहसील में होता है। हर तहसील लेवल पर आपने जो कोर्ट देखी है ना, जज साहब जो होता है मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, सबसे छोटी यूनिट है। सबसे ज्यादा केस पहले यहीं आते हैं। फिर यहाँ यदि कोई हारा जीता फिर वो जाता है सेशन कोर्ट में, वहां से फिर जाता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी यदि कोई हार जाए तो फिर वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और इतने में 20-30 साल चल जाते, निकल जाते हैं। इसलिए लोग ये हैं कि धीरे धीरे तारीख पे तारीख करवाते रहते हैं, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यदि केस चले गया तो फिर वहां तो मामला कुछ ना कुछ तो होगा। आपने निर्भया केस देखा ही होगा, 8-9 साल में फांसी की सजा देते करते हुए कितनी बार वो और उलझा मामला, है ना। ये याचिका वो याचिका, ये वो। तो दीज आर द कोर्ट्स। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ लैंग्वेज में, फिर आगे बढ़ते हैं। कोर्ट्स ऑफ द लॉ इन इंडिया आर 2 टाइप, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में मानहानि, है ना, छेड़छाड़, जमीन जायदाद, ये सब चलते हैं। और हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, है ना, ये सब किसमें के, ये सब कौन सा कोड होता है? क्रिमिनल कोड। आगे बढ़ते हैं। फिर होते हैं 4 कोर्ट, सुप्रीम, हाई, सेशन एंड मजिस्ट्रेट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशनल ट्राइब्यूनल ऑफ द कंट्री। हाईएस्ट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं, जो न्यू दिल्ली में रहती है, जो कि हमारे देश की राजधानी। इट सुपरवाइज एंड डिक्लेयर लॉ इन कंट्री। ये जो भी कानून बनाते हैं, वैसे देश का कानून मंत्री बनाता है, भारत सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन उसको सुपरवाइज करेंगे। और कोई गलती होगी, मैं सुप्रीम कोर्ट की पावर बता रहा हूं बेटा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमारे दिल्ली में है, और उसकी क्या पावर है? तो पहली पावर, इट सुपरवाइज एंड डिक्लेयर लॉ इन द कंट्री। अभी भारत सरकार ने सीएए बनाया, तो वो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, यदि नेगेटिव आएगा गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा तो इंडिया वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बहुत सारे नियम कायदे। सुपरवाइज करता है, ऐसा नहीं कानून मंत्री ने जो बोल दिया वो हो गया एजिक तेजी। सुपरवाइज करता सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, द लॉ अमेंडमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट ऑफ द कंट्री। जो भी नियम कायदे कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है वो नीचे के सारे कोर्ट्स में लागू होता है। क्या हाई कोर्ट, क्या सेशन कोर्ट, क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट,
तीसरा, इट टेक ओनली केसेस रिफर्ड फ्रॉम स्टेट हाई कोर्ट, ये वही केस लेता है जो स्टेट की हाई कोर्ट से रिफर होके आते हैं। आपने मानहानि का छेड़छाड़ का केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, नहीं जाएगा, ठीक है। एंड इट कैन पास एनी सेंटेंस स्टेट इन द लॉ, यदि कानून में कोई भी नियम कायदे धारा लिखी है वो सारे सजाएं दे सकता है। सेंटेंस पास करना मतलब सजा देना, डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा, उम्र कैद, 7 साल 10 साल। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशनल ट्राइब्यूनल इन द स्टेट एंड इज लोकेटेड यूजुअली इन द स्टेट कैपिटल। तो राज्य की सबसे बड़ी कोई यदि न्यायाधीश है, कोई न्यायपालिका है, तो वो हाई कोर्ट है जो राज्य की राजधानी में रहती है। बट अपवाद है जबलपुर एमपी का, अपवाद है चंडीगढ़, उसमें भी गड़बड़ है कुछ कुछ। और सबसे बड़ी बात है, एक राज्य में एक ही हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन यूपी में 2 है। ये लफड़े हैं कुछ, ये आपको सुनना था। इसके क्या रूल्स हैं, ये भी सारे क्रिमिनल केसेस वगैरह लेती है, सिविल रहती है, और ये भी सारे सेंटेंस पास कर सकती है। मतलब हाई कोर्ट फांसी की सजा दे सकती है। हाँ, लेकिन ये भारत सरकार का जो नियम है कोई, उसको यहाँ चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ये गवर्न नहीं कर सकती, वो गवर्न सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। तीसरा, सेशन कोर्ट, इसे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ही बोलते हैं। दिस इज द हाईएस्ट जुडिशनल ट्राइब्यूनल फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, देवास, धार, यहाँ पर होता है सेशन कोर्ट, ठीक है। और ये हाई कोर्ट की ब्रांच है, ठीक है। इट टेक अप ऑफ ओनली केसेस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस रिफर्ड बाय द मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से सिविल और क्रिमिनल केस आए हैं उसको ये चेक करता है। इट कैन पास ऑल सेंटेंस बाय द लॉ, लेकिन ये डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता। डेथ सेंटेंस यानी फांसी देना है यदि सेशन कोर्ट को, तो हाई कोर्ट के 2 जज को बुलाना पड़ेगा उसी कोर्ट में, फिर वो सजा दे सकता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट तहसील लेवल पर जो होती है, तहसील ब्लॉक लेवल पर सबसे छोटी ब्रांच है, पर सबसे ज्यादा केस यहीं लगते हैं, सबसे ज्यादा पेंडिंग केस भी यहीं, ठीक है। हालांकि ये उम्र कैद फांसी की सजा नहीं दे सकता, ठीक है, उसको आपको हाई कोर्ट या उसको ऊपर है ना उधर ही रिफर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है? तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ, दैट इज कोर्ट्स इन इंडिया, 5 मार्क्स में आता, ठीक है। एक आप लोगों को सुना होगा जुवेनाइल मजिस्ट्रेट होता है। जुवेनाइल केस यानी 14 साल से छोटे जितने भी केस होते हैं, 14 ईयर से जितने भी कम केस होते हैं उन्हें हम 16 ईयर से, उसको हम जुवेनाइल कोर्ट बोलते हैं। जुवेनाइल मजिस्ट्रेट यूजुअली अ वुमन, और जुवेनाइल मजिस्ट्रेट जनरली कौन होती है बेटा? महिला। क्यों होती है महिला? क्योंकि महिला एक माँ भी होती है, तो उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। ये तो कोई छोरा पुरुष को बना दिया जो सनकी है, दिमाग खराब है, परेशान है औलादों से, तो 15-16 साल का बच्चा आया, अरे साहब इसकी गलती से गोली चल गई इससे, या चक्कू से वो कट गया, नहीं ये हो गया, तो बोले चलो लटका तो साले फांसी लगा दो, ऐसी केस। आजकल के बच्चे बहुत खराब हो गए। तो पुरुष होगा तो वो तो निपटा ही देगा, तो महिला थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होती है, बेटा क्यों हुआ, क्या हुआ, तो तुमको बाल सुधार गृह में रखते हैं, ये वो। निर्भया केस का एक लड़का जिसने रेप किया, वो नाबालिग था। सोचो कितना गलत कानून है भारत देश का कि नाबालिग है तो उसको सजा नहीं हुई फांसी की, उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया, और कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ दिनों की जो सजा है वो कंप्लीट कर लेगा। लेकिन सोचो आप, क्राइम भी तो देखो, रेप है। अब वो रेप यदि 10 साल का बच्चा भी कर रहा है तो रेप है यार, इसमें तो वो सेक्सुअली मेच्योर हो गया, मेंटली मेच्योर हो गया, तो फिर 18 साल से क्या मतलब? और कोई 17 साल है ना, 11 महीने 29 दिन का है, और वो व्यक्ति रेप कर दे, तो क्या वो नाबालिग है? तो ये बहुत बड़ी एक मतलब जबरदस्त डबल स्टैंडर्ड है भारत सरकार का, भारत के लॉ का, जिसको चैलेंज किया गया है, और इनमें अमेंडमेंट भी हुए हैं कुछ कुछ। तो अब रेप के लिए मुझे लगता है कि 14 ईयर से बड़ा वाला रेपिस्ट भी, उसको भी सजा हो सकती है, अभी कुछ संशोधन हुए। तो जुवेनाइल मजिस्ट्रेट इज यूजुअली अ वुमन एंड शी प्रिसाइड ओवर जुवेनाइल कोर्ट। वो कहाँ रहती है? जुवेनाइल कोर्ट में। और ये जुवेनाइल ऑफेंडर को ट्रायल चलता है इनका, मतलब 16 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, बालक बच्चे, चिल्ड्रंस, उन पर उनके जो केस लगते हैं वो ये डील करते हैं, ठीक है। चलो, तो चिल्ड्रन एक्ट 1960 में आया हुआ है, और वही केसेस जुवेनाइल मजिस्ट्रेट उसको लेता है।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, एक और चीज सुन लो, फिर कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैंने थोड़ा उधर ज्यादा बताया। कोरोनर कोड एक चीज होती है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, और उसमें देखा होगा कि यार जैसे जेम्स बॉन्ड है, या हमारे सोनी टीवी पे जो सीआईडी आता है, वो एक ही व्यक्ति या एक ही जो टीम होती है, वही पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वही सीन ऑफ क्राइम को विजिट कर रहे हैं, वही पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वही वारंट जारी कर रहे हैं, है ना, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, मार कूट के पूछ रहे हैं, है ना। तो इंटरोगेशन कर रहे हैं, जिसको मार कूट के पूछने को इंटरोगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोरोनर कोर्ट कहलाती है। कोरोनर कोर्ट भारत देश में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 1990 के अराउंड लॉन्च हुआ था। जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड बेंगलोर, उसको क्राइम्स को कम करने के लिए किया। लेकिन वाकई में क्रिमिनल पकड़ने लग गए, और अधिकतर साले वो नेता लोग थे या नेता के रिश्तेदार थे। तो भारत सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुआ और कोरोनर कोर्ट को बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक संस्था जो ईमानदार है और वही सब कुछ देख रही है, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि ये पुलिस ईमानदार हो जाए ना बेटा, तो देश का 90% 95% क्राइम रेट कम हो जाए। लेकिन अरे ले दे के कर लेंगे, ले दे के हो जाएगा, ये जो चीजें हमारे देश में, उस वजह से सब गड़बड़ है। पोस्टमार्टम, डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर देता है, खत्म बात। पुलिस बिक जाती है, जज बिक जाते हैं, खत्म बात। तो फिर जस्टिस तो नहीं मिलता। बट कोरोनर में मिल रहा था, इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले मुंबई में लॉन्च किया, और इसको भी उसने डिलीट करवा दिया, क्योंकि वो समस्या आ रही थी, उसमें नेता ही पकड़ा रहे थे। तो कोरोनर कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी होती है, किसकी डेथ हो गई, क्या हुआ। ठीक है, ये कोर्ट ऑफ ट्रायल नहीं है, ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट जैसा नहीं है, ये इंक्वायरी है। जो मैंने सीआईडी बताया ना आपको, सीआईडी भी पुलिस को पकड़ के केस चलता है कोर्ट में ही, जज ही फैसला सुनाएगा। वो एसीपी कौन है, प्रद्युमन तुम्हारे, कुछ तो गड़बड़ है दया वाला, वो सजा नहीं सुना सकता, लेकिन वो सजा गुनाहगार कौन है ये जरूर बता सकता है कोर्ट को, सबूत इकट्ठा कर सकता है। बाकी डिसाइड तो कोर्ट को ही, है ना। आप एक मूवी देखना बहुत अच्छी है, तलवार, आपको फॉरेंसिक में इंटरेस्ट आएगा। एक अभी लेटेस्ट में एक सीरीज आई है अभी, असुर, है ना, वो देखना, फॉरेंसिक का दिमाग घूम जाएगा, है ना। तो फॉरेंसिक का बहुत कुछ उसमें, फॉरेंसिक फॉरेंसिक चलता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये आया, फॉरेंसिक ऐसा हो गया। तलवार बहुत अच्छी पिक्चर है। आयुषी मर्डर हुआ था एक लड़की का, ये आरोप था कि डॉक्टर तलवार दंपति ने उनको मारा, उसके एक नौकर हेमराज और इसको। तो वो, है ना, वो भी छूट गए, मालूम ही नहीं पड़ा किसने मारा। बट वो फॉरेंसिक कैसे सबूत इकट्ठा करना, क्या करना, ये सब चीजें, पुलिस की गलती से क्या क्या हो सकता है, वो उस मूवी में दिखाया गया। तलवार मूवी है, बहुत अच्छी मूवी, यू कैन सी, यू शुड सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिसर को, जो ट्रायल नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है, इंक्वायरी, सबूत इकट्ठा करना, उसको कोरोनर बोलते हैं। ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं। जनरली ये जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। बट इसको ध्यान रखना है, ये डॉक्टर होते करते इसको फॉरेंसिक का नॉलेज होना चाहिए, इसको लॉ का नॉलेज होना चाहिए, तभी ये कोरोनर कहलाएगा। अकेला डॉक्टर कोरोनर नहीं बन सकता, अकेला वकील कोरोनर नहीं बन सकता, अकेला जज नहीं बन सकता, अकेला फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी नहीं बन सकता। सभी का नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी डिग्रियां चाहिए कुछ कुछ, कि एमबीबीएस कर लो, फिर एमडी इन फॉरेंसिक करो, और फिर 5 साल का लॉ करो, 3 साल जज बनो, तब जाके कोरोनर अपॉइंट होते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, तो नॉलेज बहुत होगा। ठीक है, क्या ड्यूटीज है। पहला, टू होल्ड इंक्वायरी इन ऑल केसेस ऑफ अननेचुरल सस्पिशियस डेथ। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर भी अननेचुरल डेथ हुई है, शंका, सुशांत सिंह राजपूत ने कैसे मर गया यार, हमको तो शंका है यार कि इसने आत्महत्या नहीं करी यार, ये तो मरा है यार भैया, कोई ने मार डाला, हत्या है। तो कोरोनर इंक्वायरी बिठाएगा, वो सब तथ्य सबूत इकट्ठे करेगा। सबूत को इंग्लिश में एविडेंस बोलते हैं। जो आरोपी होता है उसको हम एक्यूज्ड बोलते हैं। जिस पर कोई जुर्म हुआ है उसको हम विक्टिम बोलते हैं। जिसने देखा या जो गवाह सबूत दे सकता है उसे गवाह यानी विटनेस बोलते हैं। और जो गुनाहगार है, एक्यूज्ड नहीं, वो आरोपी है, जो गुनाहगार है उसको कल्पिट बोलते, कल्पिट। क्लियर है। तो एक तो ये इंक्वायरी कर सकता है ऑल अननेचुरल डेथ में।
टू व्यू द डेड बॉडी एंड डिसाइड वेदर होल्ड इंक्वायरी और नॉट। डेड बॉडी देखी, लगा नहीं यार ये तो नेचुरल हार्ट अटैक से मरेला है यार, दिख ही रहा है ये लो, कोई शरीर पे घाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अननेचुरल झाग वाग नहीं है, कोई आंखें बाहर नहीं है, कोई ऐसा कुछ दम घोटा हुआ लग नहीं रहा है, सब कुछ नेचुरल लग रहा है। तो वो डिसाइड कर सकता है कि इसकी इंक्वायरी होना भी चाहिए कि नहीं। ऐसे तो सब फोन लगा लगा के बोल देंगे अरे हमारे 58 साल के दादाजी मर गए, इंक्वायरी बिठा लो। क्या बिठाएंगे क्या? है ना, नहीं बिठाएंगे। तीसरा, ही और शी कैन ऑर्डर एनी मेडिकल मैन यूजुअली पुलिस सर्जन टू होल्ड पोस्टमार्टम। ये पोस्टमार्टम कर सकता है बट ये किसी को अपॉइंट करेगा, उसके सामने करवाएगा। ठीक है। ही कैन ऑल्सो समन दे सकता है, समन मतलब होता तारीख। ठीक है। तो गवाहों को, इनको भी, एक्यूज्ड को भी, विक्टिम को भी, सबको समन दे सकता है तारीख कि भैया तुमको इस दिन यहाँ कोर्ट में आना है, इस दिन तुम यहाँ ऑफिस आना, तुमसे बात करना है। अभी वो रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, तो उसको 2 घंटे तक पुलिस पूछताछ हुई, दैट इज समन। ठीक है। ही कैन ऑर्डर एक्सह्यूमेशन, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, कई बार बॉडी दफना दी, 5-10 साल हो गए, बट फिर शंका निकलती है, किसी को मालूम पड़ता कि अरे इसकी तो हत्या हुई है, अरे शर्मा जी ना, शर्मा जी उनकी तो हत्या हुई थी भैया। तो फिर वापस बॉडी को, दफनाई हुई बॉडी को खोद के निकालना पड़ता है और सबूत इकट्ठे करना पड़ता है, पोस्टमार्टम करवाना पड़ता है, इसे एक्सह्यूमेशन बोलते हैं। हालांकि इसमें इंडिया में इसका स्कोप कम है क्योंकि 70-75% हिंदू पॉपुलेशन है और वो हाथों हाथ सबूत को निपटा देती है जला के। मुस्लिम है, क्राइस्ट हैं जो, वो दफनाते हैं, तो वो कभी भी एक्सह्यूमेशन उन पे आ सकता है। तो हिंदू लोग तो जला के स्वाहा कर देते। अब करो जो करना है ना। ये वारंट इशू कर सकता है, अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, सुना कि नहीं? अरेस्ट वारंट मतलब गिरफ्तार, सर्च वारंट मुझे आपके घर की तलाशी लेना है। ठीक। तो इट इज ऑल अबाउट कॉरोनर कोर्ट। तो आज के इतना ही, कल से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होंगे, एक्सह्यूमेशन है ना, यूथेनेशिया, इंक्वेस्ट, बहुत शानदार शानदार टॉपिक है। समन क्या होता है, कंडक्ट मनी क्या है, ओथ क्या होती है, तो हम कल फिर नया पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एग्जिट हो जाओ। थैंक यू सर।